जैन साथियों, चलिए भाई आज अपन चर्चा करने वाले हैं पानीपत के द्वितीय युद्ध के बारे में। ठीक, इससे पहले हम पढ़ चुके हैं शेरशाह सूरी और शेरशाह सूरी से हम पहले पढ़ चुके हैं हुमायूं के बारे में। ठीक है, हाँ भाई ध्यान रखना, इतिहास में हेमू अलग रहा है और हुमायूं अलग रहा है, दोनों अलग अलग हैं। हेमू अलग रहा है और हुमायूं अलग रहा है। अभी हमने पहले हुमायूं पढ़ा था, हुमायूं के बाद शेरशाह सूरी पढ़ा था। आज हम पढ़ने वाले हैं वही हेमू अर्थात हेमचंद्र विक्रमादित्य के बारे में और पानीपत के युद्ध के बारे में चर्चा करते हैं। ठीक है भाई, चलिए पानीपत का द्वितीय युद्ध। तो पानीपत का द्वितीय युद्ध किस प्रकार से एक तीर ने पूरे युद्ध की दिशा और दशा बदल दी। देखिए सबसे पहले चर्चा करें यहां पे भाई हेमू के बारे में। हेमू कौन है? जैसा कि आपको जब सूर्यवंश पढ़ाया जा रहा था, जब आपको सूर्यवंश पढ़ाया जा रहा था, चलो नहीं लाइव नहीं है, सुनो भाई पहले भाई आप सूर्यवंश को समझिए। सूर्यवंश में बेटा देखिए आपने सूर्यवंश के अंदर सूर्यवंश में पढ़ा था शेरशाह सूरी। कौन पढ़ा भाई? आपने भाई सूर्यवंश में आपने सूर्यवंश में पढ़ा था भाई शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी के बारे में पढ़ा। शेरशाह सूरी का तो शासन काल है, एक छोटा सा कार्यकाल मिलता है 1540 से 1545 तक, 5 वर्ष तक वो गद्दी पे रहा। इसके बाद शेरशाह का बेटा गद्दी पर बैठा, इस्लाम शाह सूर। कौन बैठा भाई? इसके बाद गद्दी पर बैठा इस्लाम शाह सूर गद्दी पर बैठा। अच्छा, जब इस्लाम शाह सूर गद्दी पर बैठा तो इसके दरबार में हेमू, सुना भाई, इसके दरबार में जो बेटा बैठ जाइए, जब इस्लाम शाह सूर गद्दी पर बैठा हुआ था तो इस्लाम शाह सूरी के दरबार में इसकी शाही रसद का मतलब है शाही राज परिवार के लिए वही राशन पानी लाने की व्यवस्था। शाही परिवार को रसद की व्यवस्था करने की जिम्मेदारी दी गई थी हेमू को। किसको दी गई? यानी कि इस्लाम शाह सूर के दरबार में वही देखिए शाही रसद, इसकी वही शाही रसद की जिम्मेदारी दी गई हेमू को। किसको दी गई? हेमू को दी गई। इस्लाम शाह सूर ने अपने जो शाही रसद की जिम्मेदारी दी वो हेमू को, किस दी भाई? हेमू को दी। और साथ ही साथ इसको बनाया नाप तौल का अधिकारी बनाया। क्या बनाया इसको भाई? इसको बनाया भाई नाप तौल का अधिकारी नियुक्त कर दिया। तो हेमू को शाही रसद की जिम्मेदारी दी गई और नाप तौल का अधिकारी जो डिपार्टमेंट दिया इसी को दिया गया। इसके अलावा भाई तो किसके दरबार में आ गया? शुरुआत में वही इस्लाम शाह सूर के दरबार में आ गया था। इस्लाम शाह के बाद में आया फिरोज शाह। कौन आया भाई? फिरोज शाह सूरी। कौन आया? फिरोज शाह सूरी। कौन आया भाई? फिरोज शाह सूरी आया। और फिरोज शाह के बाद एक आता है मोहम्मद आदिल शाह सूर। कौन आता भाई? एक आया था मोहम्मद आदिल शाह। मोहम्मद आदिल शाह। अब मोहम्मद आदिल शाह जो था एकदम नालायक, एकदम नाकारा था। आदिल शाह सूर एवं अयोग्य शासक था, अयोग्य शासक था। इसने क्या किया भाई? अपने प्रशासन की पूरी जिम्मेदारी किसको सौंप दी भाई?
इसने अपने साम्राज्य की पूरी जिम्मेदारी और इसको अपना सेनापति बना लिया हेमू को, और प्रशासन की पूरी जिम्मेदारी दे दी उसको, वही हेमू को दे दी। आदिल शाह सूर ने, आदिल शाह सूर ने वही, तो ये कैसा है, अयोग्य है, अयोग्य है, और इसने क्या किया, अपने प्रशासन की संपूर्ण जिम्मेदारी, प्रशासन की वही संपूर्ण जिम्मेदारी, संपूर्ण जिम्मेदारी, संपूर्ण जिम्मेदारी दे दी किसको, वही हेमू को। किसको दे दी, वही हेमू को दे दी। तो शुरुआत में भाई इस्लाम शाह सूर के दरबार में वो शाही रसद का काम करता था, नापतोल का अधिकारी रहा, बाद में फिरोज शाह के दरबार में भी रहा, और मोहम्मद आदिल शाह जो अयोग्य व्यक्ति था उसने अपने प्रशासन का पूरा भार, पूरी जिम्मेदारी किसको सौंप दी, वही उसने वही हेमू को सौंप दी। अच्छा, इसमें कुछ इतिहासकार लिखते हैं कि हेमू एक बनिया था, कुछ इतिहासकार लिखते हैं कि ब्राह्मण था। अच्छा, ये व्यापार करता था, व्यापार करता तो इतिहासकार लिखते हैं कि बनिया था, साथ में ये वही पूजा पाठ मंदिर मंदिर जाया करता था, कुछ इतिहासकार लिखते हैं कि भाई ये ब्राह्मण भी था। तो अलग अलग भाई लोगों के मत मिलते हैं, कोई कहता है कि ब्राह्मण था और कोई कहता है बनिया था। एक ऐसा योद्धा हेमू, इसे हेमचंद्र विक्रमादित्य भी कहा जाता है। ये विक्रमादित्य की उपाधि है, विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाला इतिहास का 14वां व्यक्ति है। विक्रमादित्य उपाधि है, विक्रम का मतलब होता है पराक्रम और आदित्य का मतलब होता है सूर्य, अर्थात सूर्य के बराबर पराक्रमी। ऐसा योद्धा जिसके डर से राजा अपना साम्राज्य छोड़कर के भाग जाया करते थे। एक ऐसा योद्धा हेमचंद्र विक्रमादित्य जिसके डर के मारे राजा अपना साम्राज्य छोड़कर के भाग जाया करते थे। आज हम चर्चा करने वाले हैं पानीपत के द्वितीय युद्ध और हेमू अर्थात हेमचंद्र और विक्रमादित्य के बारे में। देखिए भाई, तो शुरुआत में आपको समझ में आया भाई कि किसके दरबार में ये भर्ती हुआ और किसने इसको अपना सेनापति बनाया। तो सेनापति बनाया तो किसने बनाया भाई, आदिल शाह ने सेनापति बनाया। ठीक है भाई, अब हेमू ने अपनी ताकत किस प्रकार बढ़ाई, हेमू इतना शक्तिशाली कैसे हुआ, इस पे चर्चा करें। देखिए भाई, चलिए सबसे पहले चर्चा करें। आप देखिए भाई, देखिए हेमू या कैसे तो हेमचंद्र, हेमचंद्र या इसे बोलते हैं भाई विक्रमादित्य, हेमचंद्र विक्रमादित्य, विक्रमादित्य। और विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाला इतिहास का कौन सा सबसे बड़ा ये 14वां वंशज है विक्रमादित्य। विक्रम का मतलब होता है सूर्य, पराक्रमी, और आदित्य का मतलब विक्रम का मतलब पराक्रमी, आदित्य का मतलब सूर्य। तो सूर्य के बराबर पराक्रमी ये विक्रमादित्य की उपाधि है, टाइटल्स है। इससे पहले 14 राजा इसको धारण कर चुके हैं। देखिए भाई, अब बात करें कहां का था, इसका मूल नाम तो वही हेमचंद्र ही था। क्या था भाई, इसका मूल नाम था हेमू या हेमचंद्र ही था। ये कहां का था, राजस्थान में जगह पड़ती है रेवाड़ी, रेवाड़ी आता है अलवर में। कहां पड़ता है भाई, तो ये रेवाड़ी का कहां था भाई, ये रेवाड़ी पड़ता है अलवर, रेवाड़ी पड़ता है कहां पे भाई, अलवर राजस्थान में पड़ता है। तो अलवर का एक व्यापारी था। अच्छा देखिए, तो मैंने कहा कि दोनों बात कहीं कि भाई कुछ लोग कहते हैं कि भाई बनिया था, कि व्यापार करता था तो बनिया कहा जाता था इसको भाई, और कुछ भाई से ब्राह्मण था। कुछ इतिहासकार लिखते हैं कि था तो ब्राह्मण में, व्यापार करता था, तो बनिया बने कहा जाता, समझा जाता था बनिया था ये। चर्चा करें, इसके पिता का नाम आता है पूर्णमल, पिता का नाम है पूर्णमल,
और इसके हाथी का नाम याद रखा जाए, हाथी का नाम है हवाई। इसके हाथी का नाम है हवाई। तो तभी तो मैं कहता हूं कि बड़े लोगों के हाथी और घोड़ों के नाम याद रखे जाते हैं, उनके गुरुओं के नाम याद रखे जाते हैं। इसलिए मैं चाहता हूं तुम भी पढ़ लिख कर कुछ बड़े लोग बन जाओ। तुम बड़े लोग बन जाओगे तो हमारे नाम भी याद रखे जाएंगे। ये हमारे गुरु का नाम भाई। तो इसलिए आप भी पढ़ लिख कर जो है बड़े लोग बने। चलिए भाई देखिए, चर्चा करें दिल्ली सल्तनत में या मुगल शासन में या मुस्लिम शासन में केवल दो ही व्यक्ति ऐसे हैं जो किसी मंत्री पद पर पहुंचे थे। या तो पहुंचा था टोडरमल अकबर के समय में, और या पहुंचा था कौन भाई, हेमू पहुंचा था। और हेमू पहुंचा नहीं था, हेमू ने तो दिल्ली पे कब्जा किया था और दिल्ली पे कब्जा कर लिया था और खुद को दिल्ली का बादशाह घोषित कर दिया था। आज के बाद दिल्ली का बादशाह हेमचंद्र विक्रमादित्य राय है। तो दिल्ली पे कब्जा करता है। अब कैसे कब्जा करता है दिल्ली पे, चलिए सब देखते हैं भाई। यहाँ पे चर्चा करें, मैंने कहा कि दो मुस्लिम साम्राज्य में दो व्यक्ति ऐसे रहे जो मुख्यमंत्री के पद पर पहुंचे थे। कौन कौन पहुंचे भाई, बताओ जल्दी से भाई। मुस्लिम साम्राज्य में भाई देखिए केवल दो व्यक्ति जो मुख्यमंत्री के पद पर पहुंचे। एक तो टोडरमल, ये टोडरमल जो था अकबर की अर्थव्यवस्था का जन्मदाता यही था। अकबर का फाइनेंस मिनिस्टर था, वित्त मंत्री था, वो टोडरमल ही था। ठीक है, तो ये एक बड़े मंत्री के पद पे पहुंचा। और दूसरा कौन है भाई, हेमू। कौन है भाई, हेमू है। हेमू है जो किसके दरबार में पहुंचा भाई, जो पहुंचा था आपका भाई किस दरबार भाई, आदिल शाह सूरी के दरबार। कहां भाई, आदिल शाह। तो मुस्लिम शासन में दो व्यक्ति ऐसे थे जो बड़े पद पर पहुंचे थे, मुख्यमंत्री के पद पर पहुंचे थे भाई, टोडरमल और हेमू। अच्छा देखिए, और यहाँ जो टोडरमल था वो बादशाह नहीं बन पाया था। हालांकि बादशाह ये भी नहीं बना, बस बादशाह घोषित कर देता खुद को, केवल खुद को बादशाह घोषित करता है, बादशाह बना नहीं था ये। अब बादशाह घोषित कब करता है, चलिए भाई इसके बारे में कहा जाता है, इसने 24 युद्ध लड़े। इसके बारे में कहा जाता है, हेमू के बारे में, हेमू के बारे में कहा जाता है भाई 24 युद्ध लड़े, 24, और 24 में से 22 में ये विजयी रहा, 22 में विजयी रहा। और इसके बारे में कहा जाता है कि दुश्मन, इसके दुश्मन जो है शहर छोड़ करके भाग जाया करते थे। अब देखा भाई, अब इसने शुरुआत में ताकत को कैसे इकट्ठा किया, ताकत ने रुपया पैसा कैसे इकट्ठा किया, सैनिक कैसे इकट्ठे किए, इसने प्रारंभिक ताकत कैसे तैयार की, प्रारंभिक शक्ति। देखिए भाई, एक तो शुरुआत में वो नमक का व्यापार करता था, नमक का व्यापारी था। दूसरा, ये जो है शाही परिवार को रसद, राशन पानी की व्यवस्थाएं करता था। दूसरा, पूरी जिम्मेदारी इसके पास है, सेनापति है। सेनापति तो किसकी नियुक्ति करना है, किसकी नौकरी देना है, किसको हटाना है, किसका ट्रांसफर करना है। वो आजकल इसमें बड़ी धांधलीबाजी है, नौकरी के नाम पे लोग 10-20 लाख देने के लिए तैयार है, ट्रांसफर कराने के लिए तो तैयार है। अपने कोई मुरैना का टीचर है, मुरैना के टीचर की ड्यूटी लगी है मान के चलिए झाबुआ में, ठीक है, उससे कहा कि 1 लाख रुपए देते हैं ट्रांसफर, जोरा में करा देते हैं, तो तुरंत देने के लिए तैयार है वो, क्या भाई। तो ऐसे भाई किसकी नियुक्ति करना है, किसका ट्रांसफर कहाँ पे करना है, नमक का व्यापार करता था। और सबसे बड़ा व्यापार इसके पास क्या था, ये भाई ये बारूद का व्यापार करता था, ये तोपों का। अच्छा, उस समय क्या था, नया व्यापार ट्रेंडिंग में आया,
नया व्यापार ट्रेंडिंग में आया था। भारत में तोपें बाबर लेके आए पहली बार। भारत में तोपें बाबर लेके आया था। ये क्या करता था, तोपों का और बारूद का व्यापार चालू कर दिया। जब कोई नया व्यापार ट्रेंडिंग में आता है और उसको कोई स्टार्ट कर दे तो अच्छा पैसा कमा जाता है। ठीक है, बस वही है कि अवसर का फायदा कौन उठा रहा है। उस अवसर का फायदा उठा रहा है कौन, वही सतीश सर ना हेमू कौन उठा रहा है, वही तो हेमू कर रहा है। भारत में तोपों का व्यापार कर रहा है, बारूद का व्यापार कर रहा है, नमक का व्यापार कर रहा है, नियुक्ति कर रहा है, ट्रांसफर कर रहा है। इस समय क्या तक वही अपार धन संपत्ति इकट्ठी कर ली इसने, वही अपार धन संपत्ति इकट्ठा कर ली। वही वहां से कैसे सैनिकों की व्यवस्था कर ली, अपनी ये सेना खड़ी कर ली। तो देखिए वही से प्रारंभिक शक्ति जो तैयार की, देखिए एक तो बेटा ये नमक का व्यापार क्या करता, वही नमक का व्यापार करता था पहले से ही। दूसरा शाही रसद क्या करता था, वही शाही परिवार में राशन पानी की व्यवस्थाएं किया करता था। इसके अलावा वही देखो किसकी नियुक्ति क्या करना, वही किसी की नियुक्ति करना है तो ये करता था। किसी का वही तबादला करना है, ट्रांसफर तबादला करना है तो ये करना है। इसके अलावा क्या कर रहा है, तोपों का व्यापार क्या कर रहा है, ये इसका सबसे अच्छा जो व्यापार चला है, सबसे ज्यादा जो पैसा कमाया वो कमाया तोपों के व्यापार से। अब भारत का प्रत्येक राजा चाहता था कि मेरी सेना के पास तोप हो। भारत के प्रत्येक राजा चाहते हमारे पास तोप हो, तोपों को चलाने के लिए भाई वहां पे गोले हो। ठीक है भाई, तो भाई यहाँ पे तोप और बारूद का क्या, भाई तोप और बारूद का व्यापार कर चालू कर दिया। और बारूद जो बनता था पोटेशियम नाइट्रेट और साल्ट पीटर से। किससे भाई, पोटेशियम नाइट्रेट और साल्ट पीटर से। पोटेशियम नाइट्रेट और साल्ट पीटर। इस पोटेशियम नाइट्रेट और साल्ट पीटर से बनाए जाते थे वही गोले। क्या होते, वही यानी तोप को चलाने के लिए गोले बनते थे। तो वही ये व्यापार किया करता था। इस व्यापार के द्वारा से वही अपार धन संपत्ति को इकट्ठा किया और वही इसने विशाल सेना को तैयार किया। अब देखिए वही दो चीज यहाँ पे समझने का प्रयास करिए, उसके बाद आप यहाँ पर जो है कि किस प्रकार से वही विशाल सेना लेके युद्ध के लिए निकलता है। अभी कुछ मत लिखिए तो सुनिए, ठीक है। सुनो भाई, हुमायूं की डेथ हुई 27 जनवरी 1556। हुमायूं की डेथ कब होती, वही सुनो भाई, हुमायूं की डेथ कब हुई, वही हुमायूं की डेथ होती है बेटा देखिए 27 जनवरी 1556। मैंने बताया था हुमायूं पढ़ता बहुत था, सारे दिन लाइब्रेरी में रहता था, पुस्तकालय में था। तो लाइब्रेरी में बैठा था, अचानक से वही तो होता है अल्लाह अकबर की आवाज आती सुई सुबह, अजान क्या बोलते हैं, अजान। सुनो अब हुआ क्या, जय लाइब्रेरी में बैठा था उस समय जो है बेटा सुने, जब लाइब्रेरी के अंदर बैठा था तो अचानक से वही अजान की आवाज आई, अल्लाह अकबर की, जो है जब नमाज पढ़ने का जो समय होता है तो ये जो है नमाज पढ़ने के लिए तेजी से दौड़ा, ऊपर से ही नमाज पढ़ने के लिए तेजी से ऊपर से दौड़ा सीढ़ियों पे। तो ऊपर की सीढ़ी से ही गलामंडी खाता हुआ सीधे नीचे और नीचे सीधा ऊपर। तो 27 जनवरी 1556 को बेटा क्या जाती है, वही हुमायूं की डेथ हो जाती है। सुना भाई क्या लिखा है, उसे 27 जनवरी कर लेना, ठीक है भाई। एक पॉइंट और याद रखिए, अकबर का राज्याभिषेक। सुनो भाई, एक पॉइंट और रखे, अकबर का
राज्याभिषेक, 2-3 पॉइंट याद रखिए। सुनो भाई, जैसे बाबर का जन्म हुआ था वैलेंटाइन डे के दिन भाई, इसका राज्याभिषेक होता है वैलेंटाइन डे के दिन भाई 14 फरवरी को, 14 फरवरी 1500। अब सुनो भाई, तो बाबर का जो जन्म हुआ था 14 फरवरी को, और अकबर का यहाँ पे क्या हुआ भाई, अकबर का राज्याभिषेक हुआ है 14 फरवरी के दिन 1556 में। 2 चीज याद रखी फिलहाल यहाँ पे देखिए भाई। अब था क्या, हुमायूं का इकलौता बेटा अकबर, हुमायूं को चिंता लगी रहती कि इकलौता, अब इकलौता की टेंशन भी रहती है कि इकलौता बेटा है, कोई सटका नहीं दे इसको भाई। हुमायूं को सबसे ज्यादा टेंशन सताती थी भाई, इकलौता बेटा है। तो हुमायूं बैरम खान से कहा करता था, अच्छा हुमायूं को अगर दिल दोबारा से भारत वापस दिलाया तो किसने दिलाया भाई, बैरम खान ने दिलाया। अब भाई हुमायूं बैरम खान से कहा करता था, हुमायूं बैरम खान से कहा करता था कि भाई तू अकबर को भी कभी अपने साथ ले जाया कर अभियानों पे बेटा। पहले मोबाइल गिरता था तो किलो बैटरी बाहर आती थी, अब तो किडनी कलेजा सब बाहर आ जाते हैं, ठीक है। सुना भाई, तो हुमायूं बैरम खान से कहा करता था कि भाई जब भी तू किसी अभियान पे जाता है तो अकबर को भी ले जाया कर, इसको भी कुछ सिखाओ, युद्ध करना, ठीक है भाई, तलवार चलाना, घोड़े पे बैठना, चीजें सिखाओ इसको। तो जो बैरम खान जो है अकबर को अभियानों पे ले जाया करता था। अब ये बैरम खान जो है, बैरम खान अकबर को ले गया है पंजाब के अभियान पे। कहां ले गया भाई, चलिए पंजाब के अभियान पे चलते हैं, ठीक है। सुने भाई बेटा, कुछ चीजों पे इतना टेंशन मत लो कि भाई कि वो पंजाब अभियान पे कब गया। कुछ स्टोरी है जो आपको कनेक्ट करने के लिए, आपको याद रखने के लिए बनाई जाती है, ठीक है, कुछ डिटेल। तो जितना उसमें लिखा था तो पर्याप्त है, उतना टेंशन मत लो, ठीक है। कैसे जो बात कहाँ लिखी है कि वो, ठीक है, जरूरत की चीजें सारी लिखी हैं, और जो नहीं होगी मैं लिखवा दूंगा साथ में, ठीक है। सुना भाई, अब देखिए भाई, जैसे ही चलिए मैं बना देता था इधर, सुनो भाई, साइलेंट रहे। अब आपका ये दिल्ली, ये आगरा, ठीक है भाई, और ये रहा पंजाब, ये रहा पंजाब है। अब बैरम खान ले गया, सुने ध्यान से भाई, बैरम खान ले गया है अकबर को कहां पे, पंजाब अभियान के लिए। कहां ले गया भाई, पंजाब में जगह पड़ती है गुरुदासपुर। क्या पड़ता है भाई, गुरुदासपुर, और गुरुदासपुर में जगह पड़ती है कलानौर। क्या पड़ता है भाई, कलानौर पड़ता है, कलानौर। सुने, अब बैरम खान भी दिल्ली में नहीं है और अकबर भी दिल्ली में नहीं है, बैरम खान भी दिल्ली में नहीं है और अकबर भी दिल्ली में नहीं है, और इधर हुमायूं निपट गया। इधर हुमायूं की क्या होती है भाई, हुमायूं की डेथ हुई 27 जनवरी 1556 को डेथ हुई। अब जैसे ही 27 जनवरी को डेथ हुई, 27 जनवरी को डेथ हुई, तो अकबर बैरम खान ने यहीं पर भाई, बैरम खान ने कलानौर में ही अकबर को एक भाई ऊंचे से पत्थर पे बिठाला, वहीं पे तिलक कर दिया कि आज से बादशाह तू है। और यहाँ पे 13 वर्ष की आयु में अकबर क्या बन जाता है भाई, बादशाह। अकबर बन गया भाई 13 वर्ष की आयु में बादशाह बन गया।
14 फरवरी 1556 को वही अकबर बन गया मुगल बादशाह 13 वर्ष की आयु में। अच्छा, तो अचंबा लगता 13 वर्ष की आयु में आजकल कुछ अपने स्वामी के वफादार भी होते हैं, कुछ स्वामी भक्ति वफादार नाम की भी चीज होती है। अब होता क्या है सुने भाई, पहले 13-14 साल के 15 साल के बच्चे भी अच्छा बढ़िया हट्टे कट्टे पट्टे जवान दिखते थे पहले। अब तो 20-20 साल के झेंगरा जगह से लगता है, बच्चा से लगते हैं। पहले 13-14 साल के बच्चे अच्छे जवान दिखा करते थे भाई, और उस समय भाई विवाह भी हो जाते थे 13-14 साल में। ठीक है भाई, उस समय पढ़ाई का इतना टेंशन नहीं हुआ करता था, कंपटीशन की तैयारी करके जाना है। सुने भाई, तो अकबर का पहला राज्य कहां पे कर दिया गया बेटा? देखिए, अकबर का पहला राज्य कर दिया गया था कलानौर में। कहा कर दिया भाई? कब कर दिया गया? 14 फरवरी 1556 को भाई बैरम खान ने यहीं पे कर दिया इसका भाई राज्य कर दिया। अब भाई राज्य करने के बाद लौट के दिल्ली आए, अंतिम संस्कार की क्रिया संपन्न हुई। उसके 6 दिन बाद फिर 20 फरवरी का भाई 20 फरवरी 1556 को अकबर का फिर से राज्याभिषेक कराया गया दिल्ली के अंदर, आगरा के अंदर। तो दिल्ली आगरा दोनों में कहीं दोनों उन्हीं के अधीन थी, कहीं से भी करा सकते थे। ठीक है, तो वही 20 फरवरी 1556 को अकबर का दूसरी बार राज्याभिषेक कराया। कहां पे? वही दिल्ली के अंदर कराया गया। अब 13 साल का बालक गद्दी पे बैठा है। अब हेमू ने दिमाग लगाया कि ये अच्छा मौका है, इस समय दिल्ली पे कब्जा करने का अच्छा मौका है, क्योंकि मैंने बताया था मुगलों में और अफगानों में हमेशा लड़ाई चली है। और ये सूर वंश भी कौन है? अफगान वंश। क्या भाई? सूर वंश भी कौन है? अफगान वंश है। अच्छा, अफगानी हिंदुओं की सहायता करते थे। अफगानी जो मुस्लिम थे वो हिंदुओं के साथ लड़ा करते थे, मुगलों के खिलाफ लड़ा करते थे। देखिए, अब यहाँ पे प्लान बनाया किसने भाई? हेमू ने प्लान बनाया कि ये अच्छा मौका है दिल्ली को जीतने का। अच्छा, एक बार उधर पंजाब में गया, अब की बार अक्टूबर नवंबर का महीना है। 5 नवंबर 1556 पानीपत के युद्ध से पहले। सुना भाई, पानीपत का जो द्वितीय युद्ध होता है 5 नवंबर 1556। 5 नवंबर से पहले भाई अकबर भाई, सुनो भाई, अरे बेटा क्या? अच्छा, इमरजेंसी कॉल आ रहा है। अब जाने वाले को कौन रोक सकता है भैया? सुना भाई, सुना भाई, सुना भाई। अब होता क्या था भाई, ये सुना भाई, पीछे 14 फरवरी यानी एक बार यहाँ पे कलानौर गया था, अब की बार बैरम खान के साथ में अकबर फिर से गया है पंजाब साइड में। कहा गया भाई? होता क्या था, कोई जब विद्रोह करता था, विद्रोह को दबाने के लिए बैरम खान जाया करता था, और बैरम खान के साथ कौन जाता था? अकबर भी जाता था। शुरुआत में अकबर छोटा था तब। तो अब की बार यहाँ पे भाई बैरम खान अकबर को लेकर फिर से गया है। कहां पे? पंजाब अभियान के लिए। कहा गया भाई? पंजाब अभियान के लिए गया है। चलिए देखिए, इसको कर देते हैं साइड में। ये रहा पंजाब, और पंजाब में कौन पहुंच गया भाई? पंजाब में पहुंच गए अकबर और बैरम खान। कौन यहाँ पर भाई? यहाँ पर है अकबर, और कौन है भाई? बैरम खान। बैरम खान को जैसे बैरम खान, जैसे आपने कटप्पा, बस बैरम खान को कटप्पा मान के चलिए। जैसे कटप्पा ने कसम खाई थी साम्राज्य की रक्षा करने की, वैसे ही बैरम खान ने शपथ दी थी भाई कि मैं तुम्हारी साम्राज्य की एक बार सभी रक्षा करूंगा। इसे कटप्पा मान के चलिए बैरम खान को। अब भाई
अकबर बैरम खान कहां पहुंच गए भाई? पंजाब पहुंच गए। इस बीच भाई हेमू ने प्लान बनाया कि इस समय अकबर भी नहीं है और बैरम खान भी दिल्ली में नहीं है, दिल्ली पे अटैक करने का ये सबसे अच्छा मौका है। अब यहां से हेमू अपनी सेना ले जाता है कहां से भाई? यहां से बंगाल से अपनी सेना स्टार्ट करता है। बंगाल से, कहां से भाई? बंगाल से। ये बंगाल एरिया, यहां पर कोई बंगाल एरिया है। अब बंगाल से भाई हेमू एक ऐसी विशाल सेना लेके आगे बढ़ता है कि इस सेना को देख करके ही जो राजा थे अपना साम्राज्य छोड़कर के भाग जाते थे। इसकी सेना में क्या था भाई? सुना, सेना में 1000 हाथी, यहां से भाई 1000 हाथी, कितने भाई? 1000 हाथी साथ में लेकर चला है और लगभग 50,000 घुड़सवार, कितने भाई? अरे घुड़सवार हो तो खाली घोड़े थोड़ी लेगा है, क्या होगा क्या भाई? 50,000 घुड़सवार, 50 बड़ी तोप, ये 50 बड़ी तोप, 50 बड़ी तोप और 51 छोटी तोप, कितनी भाई? लगभग 101 तोप साथ में लेके चला है। अब बताइए इस ये 1000 हाथी हैं, 50,000 घुड़सवार हैं, फिर पैदल वाले अलग रहे हुए साथ में। क्या सुनो भाई, अरे विशाल सेना लेकर के चलता है कहां पे भाई? दिल्ली की तरफ। कहां जाता है भाई? कहां से अभियान स्टार्ट कर रहा है? बंगाल से सेना स्टार्ट करता है। देखिए बंगाल के बाद सबसे फिर पहुंचा कालपी। कहां पहुंचा भाई? बंगाल के बाद पहुंचा कालपी। जो कालपी की राजा था, कालपी का राजा था, मैदान छोड़ के भाग गया। बंगाल को जीत करके कालपी जीता। कालपी का जो राजा रहा होगा वो अपना मैदान, अपना साम्राज्य छोड़ के भाग गया। इसका भयानक दृश्य देखा इसकी सेना का। 101 तोप, तोप का खुद ही व्यापारी था क्या भाई? तोप का तो खुद ही व्यापार किया करता था, तो भी उसके पास क्या कमी थी? उसके बाद आगे बढ़ता है जालौर। कहां पहुंचता भाई? जालौर। जैसे ही जालौर पहुंचा तो जालौर का जो राजा था वो भी जालौर छोड़ के भाग गया। जालौर के बाद आगे बढ़ता पहुंचता है ग्वालियर। कहां पहुंचता है भाई? ग्वालियर पहुंचा। ग्वालियर के राजा मैदान छोड़कर भाग गए भाई। ग्वालियर के बाद आगे बढ़ते हुए पहुंचते हैं भाई, अच्छा ग्वालियर के बाद पहुंचेंगे आगरा। कहां पहुंचेगा भाई? ग्वालियर के बाद पहुंचा भाई, विशाल सेना लेकर के आगरा पहुंचा। अब जैसे ही आगरा पहुंचा, आगरा में उस समय वहां की जो व्यवस्था देख रहा था, अकबर की जो व्यवस्था उसमें आगरा में देख रहा था सिकंदर खां उज़्बेक। कौन दिख रहा है भाई? सिकंदर खां उज़्बेक। अब जैसे ही अपनी विशाल सेना लेकर के हेमू आगरा पहुंचा, इसकी सेना के भय को देख करके भाई सिकंदर खां आगरा से फरार। सिकंदर खां गायब हो गया यहां से भाई। उसके बाद पहुंचा संभल। कहां पहुंचा भाई? उसके बाद पहुंचा संभल, और संभल में था अली कुली खां। कौन था यहाँ पर भाई? संभल में था अली कुली खां। अली कुली खां जैसे ही अपनी विशाल सेना लेकर संभल पहुंचा तो संभल का व्यक्ति था ये राजा था भाई अली कुली खां। अली कुली खां भी अपना मैदान छोड़ करके वही भाग जाता है। और अली कुली खां ने कहा कि भाई चलो संभल हमसे गया, चलो दिल्ली चलते हैं, दिल्ली में सब मिलके इकट्ठे भाई दिल्ली को बचाने का प्रयास करेंगे भाई। अब सब दिल्ली में इकट्ठे होने लगे, दिल्ली को बचाने का प्रयास करेंगे भाई। ये तो है ही नहीं यहाँ पे भाई, अकबर बैरम खान तो है ही नहीं, वो तो कहता है पंजाब साइड अभियान में लगे हुए हैं। संभल का कौन भाग गया भाई? अली कुली खां भाग जाता है। और संभल के बाद पहुंचता है बयाना। कहां पहुंचता है भाई? संभल के पास पहुंचता है बयाना।
संभल पहुंचा तो संभल पहुंचा, बयाना कहां पहुंचा भाई, बयाना पहुंचा, और बयाना का जो सूबेदार रहा हुआ वो भी जो है बयाना को छोड़ करके भाग गया। अब देखिए भाई, बयाना के बाद आगे बढ़ता हुआ पहुंचेगा दिल्ली। कहां पहुंचेगा भाई, बयाना के बाद पहुंचेगा दिल्ली। कहां पहुंचेगा भाई, दिल्ली पहुंचेगा। सुनो भाई, बयाना के बाद पहुंचा दिल्ली। कहां पहुंचा भाई, बयाना के बाद पहुंचा दिल्ली, और दिल्ली पे क्या करता है भाई, कब्जा करता है। और दिल्ली में जिसको व्यवस्था ही छोड़ के गए थे वो क्या हुआ भाई, दिल्ली छोड़कर भाग जाते हैं। दिल्ली की, अब दिल्ली पे कब्जा किसने कर लिया भाई, हेमू ने, और खुद को दिल्ली का बादशाह घोषित कर दिया कि आज के बाद दिल्ली का बादशाह हेमू अर्थात हेमचंद्र विक्रमादित्य है। किसी को भी कोई भी हारी बीमारी परेशानी जुकाम कहां से हो तो सीधा संपर्क करना किससे भाई, हेमू से संपर्क करना। तो भाई यहां पर दिल्ली पे कब्जा करता है 7 अक्टूबर 1556। कब करता है भाई, 7 अक्टूबर 1556 को कब्जा करता है। सुने भाई, 7 अक्टूबर 1556 में दिल्ली पे कब्जा कर लिया किसने भाई, हेमू ने कब्जा कर लिया, खुद को अपना बादशाह घोषित कर दिया कि आज के बाद बादशाह कौन है भाई। दिल्ली से लगा हुए जगह पड़ती हुई तुगलकाबाद। क्या पड़ता है भाई, तुगलकाबाद। सुने भाई, तुगलकाबाद। और तुगलकाबाद की जिम्मेदारी दे रखी है 2 लोगों को। तुगलकाबाद की जिम्मेदारी दे रखी है 2 लोगों को। एक नाम आता है पीर मोहम्मद और तरदी बेग। कौन कौन है भाई, एक नाम आता है भाई पीर मोहम्मद। कौन आता है भाई, पीर मोहम्मद आता है, और एक नाम आता है तरदी बेग। कौन आता है भाई, या तारदी बेग, तारदी। सुने भाई, अब जैसे ही हेमू अपनी सेना लेकर तुगलकाबाद पहुंचा, जैसे ही तुगलकाबाद पहुंचा तो ये मोहम्मद, पीर मोहम्मद तारदी बेग भी तुगलकाबाद छोड़ करके पहुंच गए सीधे कहां पे भाई, पंजाब पहुंच गए। पंजाब में पहुंच गए बैरम खान अकबर के पास में, और जाकर के भाई, जाकर के हेमू की सेना का बकान स्टार्ट कर दिया कि भाई भागले उतनी पैदा है। ये दोनों कह रहे हैं, पीर मोहम्मद तारदी बेग कह रहे हैं बैरम खान से कि भाग, मौत का तांडव करता हुआ आ रहा है भाई, वो तो काल बन के मंडरा रहा है, और इस समय भाग लो, उसी में फायदा है। अच्छा कि और कौन कौन जाना चाहता है वापस, बैरम खान कह रहा है भाई कि भाई और कौन कौन जाना चाहता है भारत से, काबुल वापस कौन जाना चाहता है। इन्होंने कहा भाई हम तो भाई यहाँ से वापस जाना चाहते हैं। 1 सेकंड जैसे हम जाना वापस जाना, भाग चलो यहाँ से। जैसे ही इसने कहा कि भाग चलो यहाँ से, लौट चलो काबुल की तरफ, ये बात कही तो 1 सेकंड के अंदर दोनों के सर नीचे। बैरम खान ने वही दोनों की गर्दनें कलम कर दी, और सेना को कहा कि और कोई तुम में से जो वापस जाना चाहता है। बैरम खान ने कहा सेना के सामने, तुम में से कोई और जो वापस जाना चाहता है काबुल के लिए, वो निकल के बाहर आ जाओ, उसे अभी पहुंचा देता हूं। बैरम खान की यहां से या तो लाश ही जाएगी, बैरम खान यहां से वही वापस जाने वाला नहीं है। और उसने कैसे अभी वही अपने को दिल्ली का बादशाह घोषित कर दिया, तो टाइगर तो अभी क्या है भाई, जिंदा है। जब तक बैरम खान और अकबर जिंदा है तब तक कैसे दिल्ली पे अधिकार कर लेगा वो। और बैरम खान ने एक विशाल सेना तैयार कर ली। बैरम खान विशाल सेना लेकर आया भाई, और कहां पर पहुंच गया, पानीपत के मैदान में। देखिए अब आते हैं पानीपत के मैदान पे। देखिए भाई, अब एक तरफ भाई बैरम खान की सेना, बैरम खान है, बैरम खान और अकबर है, पर वही बैरम खान और अकबर की विशाल सेना, और एक तरफ है किसकी, वही हेमू की सेना।
ठीक है भाई। पानी इसकी फिक्स डेट बेटा याद रखी जाए 5 नवंबर 1556 का भाई, 5 नवंबर 1556। अच्छा सुने, एक बाबर का मैंने तुम्हें स्टेटमेंट पढ़ाया था कि बाबर ने स्टेटमेंट दिया था कि भाई अगर तुमको तीर चलाना आता है तो दुश्मन के तीर चलाने का इंतजार मत करो, पहले ही छोड़ दो तुम अपना तीर। बाबर ने स्टेटमेंट दिया था ये कि अगर तुमको तीर चलाना आता है, बंदूक चलानी आती है, तो सामने वाले के चलाने का इंतजार मत करो, पहले तुम चला दो। अब भाई बाबर ने अपनी पूरी जो बाबर की जो सेना थी, इसकी बाद तोप तलवारें थी इसके पास भाई, उस्मान इसकी तुलगमा युद्ध नीति, उस्मानी नीति, अपने तोप जी तलवारें सब लगा दी इसने भाई। बाबर ने अपनी पूरी बिल्डिंग लगा दी। और इधर से कौन आ गया भाई, हेमू। हेमू भी अपनी विशाल सेना लेके भाई मैदान में उतर चुका है। तो सबसे पहली चाल भाई बैरम खान की सबसे पहली चाल, बैरम खान की सबसे पहली चाल वही है कि भाई ने कोई मौका ही मन दो पहले युद्ध चालू करने का, उससे पहले के भाई तोपे पे कब्जा कर लो इसकी पे। तो बैरम खान ने युद्ध चालू होने से पहले ही चरण में सबसे पहले क्या किया, तोपे पे कब्जा कर लिया। जैसे 101 तोपों के दम पे गरज रहा था ये, उन पे ही सबसे पहले कब्जा कर लिया। तो बैरम खान ने सबसे पहला क्या किया भाई, इस हेमू की 101 तोप पे कब्जा कर लिया भाई। अब बैरम खान जो है पीछे बैठ करके भाई हाथी पे बैठकर अपनी सेना को इंस्ट्रक्शन दे रहा है, और इधर हेमू भी अपनी सेना के पीछे खड़ा होकर के भाई अपनी सेना को लीड कर रहा है। अब यहाँ पे रणनीति बनाई बैरम खान ने। बैरम खान ने रणनीति बनाई कि जब तक मैं आदेश नहीं करूं तब तक हमारी तरफ से कोई तीर नहीं चलाएगा। चाहे तो भली बैरम खान मर जाए, चाहे अकबर मर जाए, चाहे पूरी सेना खत्म हो जाए, पर कोई तीर नहीं चलेगा। जब तक मैं आदेश नहीं करूं तब तक कोई तीर नहीं चलाएगा। अब यहां पर पानीपत के मैदान में युद्ध स्टार्ट हो गया। पानीपत के मैदान में एक बहुत भयंकर युद्ध स्टार्ट हुआ। दोनों ही तरफ से सैनिक मारे जा रहे हैं। अब बैरम खान अकबर के से काफी सैनिक मारे जा रहे हैं। सैनिक कहे कि महाराज तीर चलाने का आदेश दो, तीर चलाने का आदेश दो। नहीं, अभी नहीं। अब यहाँ पे हेमू को लगा, हेमू के हाथी का नाम क्या है, हेमू भी अपने हाथी पे बैठा है। भाई ये हाथी मान लो इसको, हवाई पे हेमू अपने हाथी पर हवाई पर बैठ कर लड़ रहा था। और हेमू पूरा जो कवच पहना हुआ है, इसको कवच पहना है क्या, हेमू कवच पहना हुआ है। कवच और लोहे का कवच हुआ करता था, एकदम ऊपर से नीचे तक जो है ढका, शरीर लोहे के कवच से ढका हुआ करता। केवल आंखें चमक रही थी, बस केवल आंखें चमक रही थी। हेमू ने दिमाग लगाया कि इतनी देर से युद्ध चल रहा है, ये कोई तीर कमान लेके नहीं आया, अपने तीरंदाज लेके नहीं आया क्या बैरम खान, ये कोई तीरंदाज लेके नहीं आया। अब हेमू अभी तक तो पीछे खड़ा होकर के लीड कर रहा था। अब हेमू क्या करता है भाई, अपने हाथी को लेकर कहां पे आ जाता है भाई, अब फ्रंट पे आके आ जाता है, शुरू आ गई। अब हेमू आ गया कहां पे भाई, आगे आ गया। अब जैसे ही हेमू आगे आया, अब बैरम खान की यहाँ पे चाल सक्सेस हो रही धीरे धीरे। अब बैरम खान ने अपने तीरंदाजों को बुलाया, बैरम खान ने अपने तीरंदाजों को बुलाया और कहा एक साथ तीर छोड़ो। अब एक साथ लाखों तीर छूटे, एक साथ लाखों तीर छोड़े भाई, हेमू पे छोड़े। उनमें से एक तीर भाई सीधा हेमू की आंख के आर पार निकल गया और हेमू सीधा
जहाँ पे हाथी पे बैठ के लड़ रहा होता है जो बक्सा, यहाँ पे ओदा होता है, ओदा, और हेमू जो है वही ओदे में पलट जाता है। और हेमू को चारों तरफ से वही घेर लिया गया, हेमू को चारों तरफ से घेर लिया गया, और घेरने के बाद हेमू को ऊपर से हाथी से, अब जब सेनापति घायल हो जाए, राजा घायल हो जाए, जब राजा गिरफ्तार हो जाता है, युद्ध वहीं पर समाप्त माना जाता है कि जिसके लिए लड़ने के लिए हम आए थे जब वही गिरफ्तार हो चुका है तो वहीं पे युद्ध समाप्त माना जाता है। अब हेमू को यहाँ पे गिरफ्तार किया गया, गिरफ्तार करने के बाद बैरम खान ने अकबर को तलवार पकड़ाई, ले इसका सर कलम कर दे, तो अकबर के हाथ कब है, 13 साल का बच्चा है, अनुभव नहीं है ऐसा कोई, अनुभव है क्या, अनुभव तो है। और यहाँ पे जैसे ही बैरम खान ने कहा कि वैसा सर, इसका सर कलम कर दे, तो अकबर के हाथ में अकबर से तलवार नहीं चले कि मुंह बनाने कट रही। तो बैरम खान ने वही एक ही तलवार के बाहर से सर क्या कर दिया, वही कलम कर दिया, और यहाँ पे वही पानीपत के द्वितीय युद्ध को जीत लिया किसने, वही बैरम खान और अकबर ने जीत लिया। तो ये था हमारा क्या, वही पानीपत का द्वितीय युद्ध, किस प्रकार से एक तीर ने पूरे युद्ध की तस्वीर बदल दी। ठीक है भाई, तो पानीपत का द्वितीय युद्ध 5 नवंबर 1556 हेमू और आपका वही बैरम खान की दृष्टि। ठीक है भाई, तो ये बैरम खान के संरक्षण में रहकर, बैरम खान के संरक्षण में रहकर के अकबर के द्वारा जीता गया पहला युद्ध है ये। बैरम खान के संरक्षण में रहकर के अकबर के द्वारा लड़ा गया कौन सा भाई, ये पहला युद्ध है। इस प्रकार से भाई पानीपत का द्वितीय युद्ध जीतता है कौन, भाई बैरम खान। ठीक है भाई, चलिए धन्यवाद भाई।